तब के बयान को मैं सिर्फ मुझे इतना ही दिखता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है काम एंड कंपोज है। उन्हें लगता है कि अमित शाह जी की जो फिजूल की बातें हैं उन पे रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ इसमें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो बड़ी चीज मैं पढ़ पाया हूँ इस बुलेटिन के शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत चीजें मेरे दिमाग में कौंध रही हैं। और उसमें सबसे अहम है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि देश विरोधी ताकतें कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के उन्हें कमजोर करना चाहती, भारत को नहीं। अब तो भारत वही है, वही सर्वे सर्वाज वगैरह वगैरह। मुझे इसमें साफ साफ जो दिख रहा है, जिसकी तरफ दीपक जी ने भी इशारा किया लेकिन कुछ कहते कहते उन्होंने संकोच कर लिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं प्रधानमंत्री की भाषा में, वो सारा का सारा उनकी भाषा में ये विपक्ष है, ये घमंडिया गठबंधन है वगैरह वगैरह। और ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, और ये वो जमात है जिसको वो कांग्रेस मुक्त भारत कर चुके थे। पता नहीं अब कौन सा रक्त बीज फिर से खड़ा हो गया है। ये सब खामखा घड़ियाली आंसू है। कुल मिलाकर के अगर लब्बो लुआब हम देखें तो ये जो प्रधानमंत्री की पोस्चरिंग है, इसमें बदहवासी दिख रही है। उन्हें जो जमीन से फीडबैक मिल रहा है कि पहले दौर के चुनाव के बाद और अभी तक किसी तरह का माहौल नहीं बनने की वजह से बीजेपी के पक्ष में खास तौर से, उसकी वजह से उनकी जमीन हिली हुई है, उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है। और ये काफी हद तक स्वाभाविक है, राजनीति का ये सामान्य दस्तूर है। यहां कमजोर दिखने वाले व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि उसके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है। और इसीलिए ये साफ दिख रहा है मुझे कि प्रधानमंत्री ये जो कह रहे हैं उनका इशारा विपक्ष की तरफ है, साफ साफ विपक्ष की तरफ है। वो नाम नहीं लेंगे, लेंगे भी नहीं, पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। वो ऐसे ही हवा में संकेतों में बातें करेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ हाँ उन्होंने जो बताया है उनकी भक्त मंडली ने समझ लिया है। विपक्ष में जान कहां है? कैसे विपक्ष कर लेगा? विपक्ष में बचा क्या है? आपने उसके महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया, आपने उनके महत्वपूर्ण पार्टी के जो है वो खाते सीज कर दिए। आप कह रहे हो इन नेताओं में कोई दम नहीं, कोई शहजादा है, कोई भिखारी है, कोई 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 कुछ और है, कोई कुछ और है। कुछ है ही नहीं किसी में, सब परिवारवादी है, खोखले अंदर से। तो भैया इनका डर काहे का आपको? फिर आप क्या बताना चाह रहे हो? या तो आपकी पहले वाली बात उचित नहीं, या दूसरी वाली बात उचित नहीं। या तो आप कहिए कि ये मेरे राजनीतिक विरोधी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और ये इस तरीके से ये बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। वो नहीं कहना चाहते, वो दिखाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जैसे प्रशांत ने कहा कि वो ब्रांड मोदी की इमेज के खिलाफ है। तो ब्रांड मोदी को तुम्हें इस तरीके से ये कंपनसेशन वाला सपोर्ट बैसाखी क्यों चाहिए? कौन है विदेशी ताकतें? क्या विदेशी ताकतों का ये कहना, या ये कहने वाले देश विदेशी ताकतें हैं कि साहब आपके देश में सही ढंग से न्याय होगा कि नहीं होगा? और क्या इन्फ्रेंस है उसके पीछे कि आप जो महत्वपूर्ण नेताओं को ऐसे ऐन चुनाव के वक्त में जेल में डाल रहे हैं? क्या विदेश के लोगों को नहीं मालूम कि आपके संविधान की धारा 324 के माध्यम से चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए असीमित अधिकार दिए गए हैं, इसी संविधान ने दिए हैं। और आपका चुनाव आयोग फंक्शन कैसे कर रहा है? उस चुनाव आयोग को यह नहीं दिख रहा कि धर्म और धार्मिक प्रतीकों और इन चीजों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल गलत है। और चुनाव में भ्रष्ट आचरण की वजह से इसी देश के अंदर हमारे सामने इस तरह की नजीर है कि इंदिरा गांधी का चुनाव भी हाई कोर्ट से खारिज होता है, अलबत्ता वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलट जाता है। हमारे ही देश में इस तरह की नजीर है कि बाल ठाकरे को के ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लग जाता है। क्या बोला था उन्होंने? हिंदुओं को हिंदुओं का साथ देना चाहिए। अभी 2018 की बात है, केरल में एक मुस्लिम सांसद का यह कहना कि साहब आप मुसलमान को वोट दीजिए, मुसलमान कैंडिडेट को वोट दीजिए, इसके ऊपर केरल हाईकोर्ट ने उनका चुनाव खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। ये हमारे देश में परंपरा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चुनाव आयोग कर क्या रहा है? तो ये चुनाव आयोग जो बिल्कुल हम कहें कि एक तरीके से पूरी तरीके से असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, उसका ये पतन जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्या चुनाव आयोग आपका जो है उन विदेशी शक्तियों के साथ मिल गया है? कौन मिल गया है भाई? अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई संकट दिख रहा है, तो आपको उस बात को साफ साफ ऐसे कहना चाहिए कि हमारे आपके जैसे लोगों को बात को घुमाने और बताने की जरूरत ही ना पड़े। सीधी सपाट साफ बातें कहें, लेकिन कहेंगे तो तब जब आपके जहन में वो होंगी, जब आपका उद्देश्य यह है कि मुझे अपने विरोधियों को बदनाम करना है।
आपके पास अपने 10 साल, बेशकीमती 10 साल, ऐसे 10 साल जिसमें आपने चमत्कारी काम किया, उसकी चीजों को गिनाने का मौका नहीं है। लेकिन आपके पास इस चीज का मौका है कि हाँ साहब, हमारे विरोधी हमारा नुकसान कर रहे हैं। अरे कैसे भाई, उन विरोधियों में जान कहां छोड़ी तुमने, और कौन सी जान छोड़ी है? आप खुद सोच के देखिए, ये कौन सा चुनाव करने और कराने का तरीका है? क्या, मुझे बहुत अच्छी लगी उन विद्वानों की बातें, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई, क्या हम इन नेताओं की गिरफ्तारी को 2 महीने के लिए डेफर नहीं कर सकते थे? क्या ये आतंकवादी है कि छूट के निकल के भाग जाएंगे? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं देखना चाहिए था? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं देखना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा राजनीतिक दलों के पास पहुंचा है, क्या वो पैसा वाजिब है? क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, चुनाव आयोग के पास इस बात का पूरा अधिकार था कि वो खुद अपनी तरफ से कार्रवाई इनिशिएट करने की बात करता, लेकिन करता तो तब जब उसकी कोई रीढ़ होती, उसके पास कोई जमीर होता, उसके पास कोई ऐसा विवेक होता। वहां तो कोई आदमी, किसी ने अगर अकल की बात की, अशोक लवासा जैसे व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि 2019 में मोदी जी ने कई बार आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है, और उस आदमी को आपने कंपेल कर दिया कि भैया तुम इस्तीफा देके घर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार, बीवी बच्चे सबको लूट पीट के, मार पीट के खत्म कर देंगे। उस तरह के हालात में वो चला गया। क्यों गए अभी गोयल साहब? इनको क्यों, अरुण गोयल को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं, ये सब बातें मिलजुल के बता रही हैं कि अगर विदेश की कोई ताकतें भारत के लोकतंत्र के जो पतनशील दशा है, इसके प्रति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और कहां से संजय सिंह ये गलत बोले? और हम लोग भी इस मंच पे कई बार कह चुके हैं, हम लोगों की जितनी भी राजनीतिक चेतना है, जितनी भी राजनीतिक समझ है, हम लोग ये महसूस करते हैं ये चुनाव मौजूदा संविधान के तहत होने वाला आखिरी चुनाव है। अगर इस देश के चुनाव को जनता वर्सेस सत्ता की तरह से नहीं हैंडल किया गया, तो विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। विपक्ष में वो ताकत कहां है? और खुद प्रधानमंत्री जी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, तो फिर लड़ कौन रहा है चुनाव? मजे की बात यह है कि आपने देखी कि पहले जिस तरह का भी, आज की तारीख पे हम सब लोगों को जिस तरीके का भी अंडर करंट फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, यहां तक कि उनके जो समर्थक चहेते लोग हैं, उनको भी तो कोई अंडर करंट नहीं दिख रहा। तो क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, उन बातों के पीछे सिवाय बदहवासी के और कुछ भी नहीं है। मुझे साफ साफ ये दिखता है। राजीव जी जी बिल्कुल, एक बदहवासी दिखती है, और वो बदहवासी जो है वो जमीन खिसकने की है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या संविधान बदलने वाली बात जो है वो घर घर तक पहुंच गई है? और बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ये विपक्षी दलों के द्वारा क्रिएट किया गया कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सत्तारूढ़ दल के तमाम कई ऐसे नेता ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोलकर बता चुके हैं कि 400 पार, यानी 400 से ज्यादा सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें संविधान